हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान आईएएस। अधिष्ठान आईएएस में आपका स्वागत है। 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 68 लेक्चर के अंदर हम देखेंगे डिफरेंट टॉपिक्स। पिछला लेक्चर दैट इज लेक्चर नंबर 67 में मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स क्या होता है और मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कैलकुलेट कैसे करता है। ये मैंने आपको पूरा टेबल दिखाकर बताया था, राइट। इसके अंदर मैंने बताया था कुछ कुछ यहाँ पर डायमेंशंस हैं, उनके अंदर कुछ इंडिकेटर्स हैं डायमेंशंस के अंदर, ठीक है। हर डायमेंशंस को वन थर्ड वेटेज दिया गया है और इंडिकेटर्स को डायमेंशंस के हिसाब से वेटेज दिया गया है, राइट। ये सब चीजें मैंने आपको बताया था। मैंने उस दिन ये भी बोला था आपको कि मैं आपको नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बताऊंगा क्या होता है, राइट। ये पूरा हमने कैलकुलेट करा था, कैसे हमने निकाला था कि कितनी फैमिली पुअर है। हमने ये भी देखा था कि हेड काउंट रेशियो क्या है। हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी किस तरह से निकाल जाते हैं, वो भी हमने इसके अंदर देखा था, राइट। आज जो हम देखेंगे दैट इज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। ये भी उसी लाइन पर बनाया गया है जैसे ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स बनाया गया है, राइट। बट इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये एक तो ये नीति आयोग के द्वारा ये बनाया गया है, राइट। तो नीति आयोग इज द मेन बॉडी इन दिस वन, ठीक है। नीति आयोग ने इसको बनाया और भारत की लाइंस पे पॉवर्टी को डिफाइन करने की कोशिश करी गई। अब देखो भाई, ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स तो ग्लोबली वो डिफाइन करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पर भारत की कंडीशंस के हिसाब से यहाँ पे इंडिकेटर्स भी भारत की कंडीशन के हिसाब से बनाए गए हैं, ठीक है। डायमेंशन वो यूज करे गए हैं जो कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर करे गए थे, राइट। तो देखो, नीति आयोग एज ए नोडल एजेंसी, यहाँ पर नीति आयोग एक नोडल एजेंसी है इसके अंदर, ठीक है। और ये भारत की सभी स्टेट्स की परफॉर्मेंस, यूनियन टेरिटरी की परफॉर्मेंस ये देखती है। मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, पॉवर्टी कितनी है इन सब के अंदर, राइट। इसके अंदर नीति आयोग क्या है, एक मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी यहाँ पर बनाती है, ठीक है। इस मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कोऑर्डिनेशन कमेटी के अंदर अगर आप देखेंगे तो नीति आयोग के लोग होंगे, ठीक है। नीति आयोग के लोग तो होंगे ही, उसके अलावा क्या है, उसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर जो हमने पिछली बार पढ़ा था कि ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव इस ये स्टार्ट करते हैं, तो ये प्लस यूएनडीपी, राइट। तो हमने ये देखा कि इसके मेंबर्स भी होंगे यहाँ पर कि ये बताने के लिए कि किस तरह से आपको नीति आयोग को ये इंडेक्स निकालना है, बिकॉज इनकी एक्सपर्टाइज है इसके अंदर, राइट। इसके आगे इसके अलावा कुछ मिनिस्ट्रीज, बहुत सारी मिनिस्ट्रीज, क्योंकि हमने बताया था आपको पॉवर्टी मल्टी डायमेंशनल है, तो पॉवर्टी के अंदर सब कुछ देखा जाएगा। हेल्थ भी देखा जाएगा, एजुकेशन भी देखा जाएगा, न्यूट्रिशन भी देखा जाएगा, ड्रिंकिंग वाटर है कि नहीं है, सैनिटेशन है कि नहीं है। तो डिफरेंट डिफरेंट मिनिस्ट्री से यहाँ पर डेटा कलेक्ट किया जाएगा नीति आयोग के द्वारा, राइट। इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक एंड प्रोग्राम इंप्लीमेंटेशन भी इसके अंदर रहती है, क्योंकि डेटा सारी इसी मिनिस्ट्री के पास है। तो कहने का मतलब यह है कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स हम अपनी तरीके से निकाल रहे हैं, दैट इज नोन एज नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स। अब अपनी तरीके से निकालेंगे तो हमारे इंडिकेटर्स भी अलग होंगे, ठीक है। पर इंडिकेटर्स काफी कुछ तो सेम है। जैसे मैंने आपको बताया था मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर इंडिकेटर्स आर 10 इन नंबर, ठीक है। पर हमारे यहाँ पर 12 हो जाएंगे। हमारे यहाँ पर मैटरनल हेल्थ को भी एक इंडिकेटर माना जाएगा और इसके साथ साथ आप यहाँ पर देखेंगे बैंक अकाउंट को भी इंडिकेटर माना जाएगा। मतलब हमारे यहाँ पे जो इंडिकेटर्स होंगे वो कुछ इस तरह से होंगे, राइट। पहले हम देखिए हेल्थ डायमेंशंस जो है वो तो सेम ही रहेगी, जैसे हेल्थ, राइट। हेल्थ के बाद फिर एजुकेशन, राइट। जिसकी मैं स्क्रीन, यस। हेल्थ, हेल्थ के बाद फिर एजुकेशन, एजुकेशन के बाद एसेट्स। इसके अंदर अगर हम देखेंगे हेल्थ के अंदर 3 पार्ट है इसके अंदर, वहां पे 2 ही थे, न्यूट्रिशन और चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी। यहाँ पर इसके अंदर देखेंगे मैटरनल हेल्थ हमने यहाँ पर एक नया इंक्लूड करा है। तो 1/6 वेटेज न्यूट्रिशन को दिया गया है, 1/12 चाइल्ड एंड एडोलसेंट मोर्टेलिटी को दिया गया है और 1/12 मैटरनल हेल्थ को दिया है, मैटरनल हेल्थ को दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पर देखो ये सारे के सारे सेम है, कुकिंग फ्यूल, सैनिटेशन, ड्रिंकिंग वाटर, हाउसिंग, इलेक्ट्रिसिटी, एसेट्स, ठीक है। इसके अलावा बैंक अकाउंट यहाँ पे ऐड करा गया, इसलिए इनका वेटेज पिछली बार हमने देखा था 1/18 था, यहाँ पर 1/21 है, बिकॉज यहाँ पर 7 इंडिकेटर है और उस डायमेंशन का पूरा 1/3 है। तो 1/21 सबको यहाँ पर वेटेज दिया जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। तो आपसे कोई पूछे भाई साहब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स और नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर क्या अंतर है, तो एक तो ये कह दो साहब ग्लोबल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स के अंदर 10 इंडिकेटर है, यहाँ पर 12 इंडिकेटर है। 12 के अंदर एक मैटरनल हेल्थ और बैंक अकाउंट हमने यहाँ पर ऐड करा है, ठीक है। इसके अलावा हमारी डेफिनेशन भी अलग है। वहां पर हम डेफिनेशन देखें न्यूट्रिशन की, कुछ और डेफिनेशन थी। देखिए न्यूट्रिशन की डेफिनेशन वहां पर देखा है, एनी पर्सन अंडर द 70 ईयर ऑफ एज, ठीक है। अगर उसको वो अंडर नरिश्ड है तो उस फैमिली को हमने माना था, उस हाउस होल्ड को हमने डिप्राइव्ड माना था। यहाँ पर जो एज है ना वो 15 से, यहाँ पर अलग डेफिनेशन है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे बोल रखा है कि भाई 0 से 59 मंथ का कोई बच्चा हो अगर वो, या फिर वीमेन का एज इसमें 15 से 49 वीमेन का एज रखा है, और फिर मेल का जो है 15 से
54। अगर इस एज कैटेगरी के अंदर कोई भी अंडर नरिश पाया जाता है तो उसे क्या बोलेंगे, उसे कहा जाएगा कि पूरी फैमिली जो है वो एक तरह से न्यूट्रिशन के डायमेंशन में पुअर है। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहाँ तक सबको क्लियर होगा, राइट। तो यहाँ पे देखो इन सब की डेफिनेशन भी आपको याद करनी है। न्यूट्रिशन का मतलब क्या है, चाइल्ड डिटॉल्स एंड मोर्टेलिटी का मतलब क्या है, मैटरनल हेल्थ का मतलब क्या है, ईयर ऑफ स्कूलिंग, राइट, स्कूल अटेंडेंस, और ये सारे के सारे फ्यूल्स इसके अंदर यहाँ पर दे रखे हैं, राइट। इन सब की डेफिनेशन याद कर लेना, उसकी डेफिनेशन से कंपेयर करना, ठीक है। इस पे क्वेश्चन बन सकता है। अब कैसे निकालते हैं, कैसे तो साहब वैसे ही निकालते हैं जैसे वो पिछला वाला पन्ने निकालता, पिछली क्लास देखो, ठीक है, उसके अंदर पता चल जाएगा कैसे निकालते हैं। तो इसके अंदर अब हम डेटा डायरेक्टली याद कर लेते हैं। हमने हेड काउंट रेशियो निकाला था, तो भारत का हेड काउंट रेशियो अकॉर्डिंग टू व्हाट, अकॉर्डिंग टू नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स, ठीक है, वो कितना आ रहा है, वो आ रहा है 14.96, ठीक है। मतलब नंबर ऑफ पुअर डिवाइडेड बाय टोटल पॉपुलेशन इंटू 100, इसका रेशियो, इसका परसेंटेज जो आ रहा है 14.96 आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर। इसके साथ साथ ये भी बताया गया है कि 13.5 करोड़ पीपल जो है उन्होंने मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स से बाहर आ चुके हैं, ठीक है। 2015-16 में की कंपैरिजन में देखें तो 2019-21 तक ये लोग बाहर आ चुके हैं, है ना। इसके 12 इंडिकेटर, सभी 12 इंडिकेटर पे हमने इंप्रूवमेंट करा है साहब, ये बिल्कुल ध्यान रखना है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वहां पे ऑल लिखा होगा तो दिमाग के अंदर कंफ्यूजन आ जाएगा। ऑल 12 इंडिकेटर्स में हमने अच्छा परफॉर्म करा है, इंप्रूवमेंट करा है एज कंपेयर टू 2015-16। इसके साथ साथ हम देखिए फास्टेस्ट डिक्लाइन इन मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी, मल्टी डायमेंशनल पुअर इन द रूरल एरियाज, सबसे तगड़ा हमने ये फास्टेस्ट डिक्लाइन हुआ है अभी तक का, 2015-16 से लेके 2019-21 में देखें तो 32.59 पहले पॉवर्टी थी रूरल एरियाज के अंदर, अब 19.28 है, ठीक है। इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी इन अर्बन एरिया आप यहाँ पर इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं, ठीक है। हेड काउंट रेशियो ये राइट। और यहाँ पर देखो भाई यूपी, बिहार, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और राजस्थान, सबसे ज्यादा पॉवर्टी जो रिड्यूस हुई ना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है, उसके बाद बिहार, फिर एमपी, फिर उड़ीसा एंड राजस्थान। तो पूछा जा सकता है सबसे ज्यादा कहाँ हुई है, तो आप इसके अंदर इस तरह से देख सकते हैं। इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी जो अपन ने ए निकाला था, इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी वो 44.39% है, ये भी आपको इसके अंदर याद रखना पड़ेगा, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। ऑल 12 इंडिकेटर सब पे अच्छा परफॉर्मेंस करा है हमने। हेड काउंट रेशियो हमारा जो है 14.96 है। अगर हमारा इंसिडेंस ऑफ पॉवर्टी देखें तो 14.39 है। यहाँ पर किसके कंपैरिजन में देखा जा रहा है, 2015-16 के कंपैरिजन में देखा जा रहा है, और 2019-21 इसके अंदर यहाँ पर 2019-21 का यहाँ पर पॉवर्टी इंडेक्स निकाला जा रहा है। तो हेड काउंट रेशियो आपको याद रखना है एच, ए इंटेंसिटी ऑफ पॉवर्टी आपको याद रखना है, और फिर एमपीआई, एमपीआई का फॉर्मूला था एच इंटू ए, एच इंटू ए कर ये आपको इसके अंदर याद रखा है 0.066, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको क्लियर है, राइट। साइक्लिसिटी ऑफ द फिस्कल पॉलिसी, अभी क्या हुआ इंटरिम बजट के अंदर कहा गया कि भाई हम क्या करेंगे, फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल में रखेंगे, फिस्कल डेफिसिट को 5.1% ऑफ जीडीपी कर देंगे। तो लोगों ने बोला यार अभी तो क्या है, फिस्कल डेफिसिट मतलब बोरिंग्स, बोरिंग्स का मतलब क्या है, सरकार बोरो करती है, बोरो करके फिर पैसा आता है उसके पास, फिर पैसा आके खर्च करती है ना। तो अभी तो क्या है, अभी तो यहाँ पर क्या है कि हमारा डायमेंशंस जो है, ठीक है, वो बूम की तरफ जा रहे हैं, हमारा फेस बूम की तरफ जा रहा है। तो उसमें फिस्कल कंसोलिडेशन करने वक्त कर रहे हैं, तो इससे क्या है, कुछ कुछ लोगों ने कहा है कि यार ऐसा नहीं करना चाहिए, अभी तो खर्च करने का समय आ रहा है, खर्च करने के समय पर आप क्या कर रहे हैं, एक तरह से फिस्कल कंसोलिडेशन के बारे में सोच रहे हैं। तो साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है ये हम इसके अंदर समझते हैं। ये ऐसे बोल रहे हैं कि वाइल क्रिटिक्स रिमेन कॉशियस, एक्सपर्ट्स आर वेल बैलेंस काउंटर साइक्लिक अप्रोच की, तो काउंटर साइक्लिक अप्रोच आप इसके अंदर कर रहे हैं। यहाँ पर काउंटर साइक्लिक क्या होता है, साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी क्या होता है, ये अपन को समझना है। अब यहाँ पे ध्यान से समझो, देखो भाई हर दिन एक जैसा नहीं होता है, ठीक है। इसी तरह से हर इकोनॉमिक जो होता है ना, इकोनॉमिक के अंदर भी साइक्लिसिटी चलती रहती है। जैसे कभी कभार तो बूम का फेस आ जाता है, भाई बहुत ही बढ़िया इकोनॉमी चल रही है, मजा आ रहा है, सबको मजा आ रहा है, डेवलपमेंट पे डेवलपमेंट हो रहा है, फिर नीचे नीचे धीरे 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 वो तरीके रिसेशन चला गया, ठीक है, रिसेशन आ गया, रिसेशन के बाद डिप्रेशन आ गया, फिर वापस से उठे, फिर वापस, इस तरह से दिस इज नोन एज साइक्लिसिटी ऑफ द बिजनेस साइकिल इसको बोला जाता है ना। भारत देश के अंदर ऐसा होता होगा, ठीक है, कभी कभार अब जैसे हम अभी बूम फेस पे है, फिर हो सकता है धीरे 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 हम नीचे आ जाएं, फिर ज्यादा बूम फेस पे आ जाए, फिर नीचे आ जाए। तो ये इस तरह की साइकिल चलती रहती है, राइट। तो साइकिल की जब ये साइकिल चल रही है तो साइकिल के रेस्पेक्ट में आप किस तरह से गवर्नमेंट बिहेव करती है उसके ऊपर डिफाइन होता है कि कौन सी साइकिल चल रही है। साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी इसको बोलते हैं, राइट। तो दो तरह की होती है देखिए साइकिल, एक होती है प्रो साइक्लिक, अगर गवर्नमेंट की फिस्कल पॉलिसी प्रो साइक्लिक है। प्रो साइक्लिक का मतलब क्या है, गवर्नमेंट जो है ना, यहाँ पर है कि इकोनॉमी जो है बूम पर है,
और गवर्नमेंट भी खूब मन खोलकर खर्चा कर रही है, दैट इज नोन एज प्रो साइक्लिक। कि जब बूम पर है, जब इकोनॉमी बूम की फेज के ऊपर है और गवर्नमेंट भी बहुत अच्छे से खर्चा कर रही है, दैट इज नोन एज प्रो साइक्लिक। प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी में क्या आएगा कि गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर, गवर्नमेंट स्पेंड कर रही है, ज्यादा से ज्यादा स्पेंड कर रही है, और इकोनॉमी आपकी क्या है, इकोनॉमी भी बहुत अच्छे से काम कर रही है। ठीक है, जब इकोनॉमी अच्छे से काम कर रही है तो गवर्नमेंट भी अपना दरिया दिली दिखा रही है, टैक्स कम कर दे रही है, राइट, और इस तरह से हो रहा है। तो दिस इज नोन एज व्हाट, दिस इज नोन एज प्रो साइक्लिक, राइट। और जब रिसेशन का टाइम चल रहा है तो ड्यूरिंग रिसेशन गवर्नमेंट क्या कर रही है, गवर्नमेंट यहाँ पर गवर्नमेंट भी अपना पैसा बचा रही है, गवर्नमेंट भी स्पेंड नहीं कर रही है, राइट। तो दिस इज नोन एज प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी, आप समझ गए। तो यहाँ पर देखो, प्रो साइक्लिक के फिस्कल पॉलिसी इज कंसीडर्ड प्रो साइक्लिक इफ इट इज एक्सपेंशनरी ड्यूरिंग इकोनॉमी बूम। इकोनॉमिक बूम के टाइम पर, तो जब बूम का फेस आ रहा है तो गवर्नमेंट भी खर्चा कर रही है खूब, ठीक है, टैक्स रिड्यूस कर दे रही है, राइट, आराम से तुम क्या करो, मजे करो, ठीक है, खूब पैसा गवर्नमेंट भी स्पेंड कर रही है जिससे डेवलपमेंट होता रहे। एंड कॉन्ट्रेक्शनरी, और जब रिसेशन का पीरियड आ रहा है तो गवर्नमेंट बिल्कुल सुस्त हो जा रही है, गवर्नमेंट कह रही है मैं पैसा खर्च नहीं करूंगी बिल्कुल, और मैं तो टैक्स भी बढ़ा दूंगी, है ना, इस तरह से। तो इन प्रो साइक्लिक फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट स्पेंड मोर और कट टैक्सेस व्हेन इकोनॉमी इज डूइंग वेल एंड स्पेंड लेस और इंक्रीज टैक्सेस व्हेन इट इज नॉट। ठीक है, तो ये होता है प्रो साइक्लिक अप्रोच। इसी तरह से काउंटर साइक्लिक अप्रोच होता है। काउंटर साइक्लिक अप्रोच के अंदर क्या होगा, काउंटर साइक्लिक अप्रोच के अंदर जब एक्सपेंशनरी इकोनॉमी हो रही होगी, ठीक है, जब एक्सपेंड कर रही है इकोनॉमी, तब गवर्नमेंट कम खर्च कर रही है, और जब रिसेशन वाला टाइम पीरियड आ रहा है जब गवर्नमेंट ज्यादा खर्च कर रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज काउंटर साइक्लिक। वो काउंटर साइक्लिक अप्रोच हो गया फिस्कल पॉलिसी का। कहने का मतलब ये है कि जब इकोनॉमी अच्छी बूम कर रही है तब गवर्नमेंट भी अगर खर्च कर रही है तो दैट इज नोन एज प्रो साइक्लिक। गवर्नमेंट भी अपनी स्पेंडिंग ज्यादा कर रही है, गवर्नमेंट भी टैक्स को कम कर दे रही है, टैक्स रेट्स को, तो दैट इज नोन एज प्रो साइक्लिक। और जब रिसेशन का पीरियड आ रहा है तो गवर्नमेंट भी सुस्त पड़ी है, गवर्नमेंट भी खर्चा कम कर रही है, दैट इज नोन एज व्हाट, प्रो साइक्लिक, है ना। और काउंटर साइक्लिक क्या होती है कि जब बहुत ज्यादा बूम फेस आ रहा है और गवर्नमेंट कह रही है भैया मैं तो खर्चा ना करूं, मैं बिल्कुल गवर्नमेंट स्पेंडिंग नहीं कर रही, मैं तो टैक्स की रेट भी उड़ा दूंगी, ना करूंगी ना करने दूंगी, राइट, ऐसा कर रही है, तो दैट इज नोन एज काउंटर साइक्लिक। आई होप दिस इज क्लियर। तो अभी ऐसा ही कहा जा रहा है भाई फिस्कल कंसोलिडेशन करने की क्या जरूरत है, अभी तो गवर्नमेंट वो इकोनॉमी पॉलिसी जो है वो बूम पर इकोनॉमी जो है वो बूम पर जा रही है, तो अभी आप भी खर्च करो, गवर्नमेंट को भी खर्च करना चाहिए। गवर्नमेंट इस टाइम फिस्कल पॉलिसी की कंसोलिडेशन, फिस्कल कंसोलिडेशन क्यों करना चाह रही है, क्यों गवर्नमेंट फिस्कल डेफिसिट को 5.1 पे ही पैक करना चाह रही है, इस तरह से यहाँ पर बातचीत चल रही है, राइट। तो दैट्स वाई ये न्यूज में था, इसलिए मैंने आपको इसके अंदर बता दिया, राइट। तो साइक्लिसिटी ऑफ फिस्कल पॉलिसी सबको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल का किसी ना किसी रीजन के कारण क्या रहता है, न्यूज के अंदर ही रहता है। अब यहाँ पर देखो, इसके बारे में हमको समझना चाहिए स्टैटिक वाला डायमेंशन इसका। इट वाज क्रिएटेड बाय द जनरल असेंबली, यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली यूनाइटेड नेशन की सबसे इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल बॉडी है, ठीक है। मार्च 2006 के अंदर इसको क्या करा, क्रिएट करा गया एज प्रिंसिपल यूनाइटेड नेशन एंटिटी डीलिंग विद द ह्यूमन राइट्स, ठीक है। ह्यूमन राइट काउंसिल कंप्राइजेस 47 इलेक्टेड मेंबर्स, 47 इलेक्टेड मेंबर्स स्टेट यहाँ पर है, राइट। अब यहाँ पर देखो, द मेंबर्स वर इलेक्टेड बाय द असेंबली थ्रू द सीक्रेट बैलेट फॉर ए टर्म ऑफ 3 years। ये आप याद कर लेना, रटने वाली चीज है। सीक्रेट बैलेट के थ्रू यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर इलेक्शन होता है और टर्म होता है 3 साल का। करंटली इंडिया इज इलेक्टेड मेंबर ऑफ यूएनएचआरसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, ह्यूमन राइट काउंसिल मेंबरशिप अराउंड द वर्ल्ड, यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके अंदर ये सारे लोग जो हैं वो ह्यूमन राइट काउंसिल के मेंबर्स हैं, राइट। चलो आगे चलते हैं। मेंबर्स मीट अराउंड 3 times a year, ठीक है, एक साल के अंदर 3 बार मिलते हैं, ठीक है। डिबेट ह्यूमन राइट इश्यूज एंड पास नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशंस रिकमेंडेशन बाय मेजोरिटी वोट। द काउंसिल अलाउज सिविल सोसाइटी टू ब्रिंग एक्यूजेशन ऑफ द ह्यूमन राइट्स वायलेशन। कहीं ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है तो सिविल सोसाइटी से भी पूछा जाता है, सिविल सोसाइटी बताती है भाई यहाँ यहाँ हो रहा है, उसके बारे में डिस्कशन होते हैं। मेंबर्स मीट अराउंड 3 times a year, ठीक है। पासिंग नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन, दिस इज इंपॉर्टेंट, नॉन बाइंडिंग रेजोल्यूशन यहाँ पर होता है। Member of council serve for a period of 3 years and not eligible for immediate re-elections after the serving 2 consecutive। अगर कोई 2 consecutive ईयर के अंदर हो गया है, इलेक्ट हो गया है, तो उसको फिर वो सर्व नहीं करेगा, राइट। यहाँ पर आपको इसके अंदर इस तरह से याद रखना है, ओके। चलो भाई आगे की बात करें हम। आपने एक चीज पढ़ी होगी, है ना, इक्विलाइजेशन लेवी, इक्विलाइजेशन लेवी या फिर गूगल टैक्स, है ना, ये पढ़ा होगा। और ये पढ़ के आपने काफी अपने सर्च करा होगा, इसके ऊपर काफी वीडियो देखे होंगे, समझ में नहीं आया होगा। अभी मैं आपको 5 मिनट के अंदर पूरी चीजें समझा देता हूँ। देखो,
भाई देखो, ई कॉमर्स वेबसाइट जो होती हैं या फिर जो ऑनलाइन वेबसाइट्स होती हैं, जैसे गूगल एक ऑनलाइन है, राइट, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, इनके बहुत मजे होते हैं। ये यूएसए में बैठकर भारत के अंदर है ना, कहीं पर भी ये क्या कर सकती है, वर्क कर सकती है। कितना बढ़िया काम है, कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना करें भारत के अंदर और वहां पर वर्क कर सकते हैं आराम से, ठीक है। जैसे गूगल है, गूगल का कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भारत के अंदर, बट गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का है। गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड अलग कंपनी है ना, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड इसकी सब्सिडरी है, जिसका ऑफिस कहां पर है, गुड़गांव के अंदर ऑफिस है, राइट। अब देखो क्या होता है कि यहाँ पर है ना, ये बहुत सारा टैक्स आराम से बचा, क्योंकि गूगल एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, डिजिटल प्लेटफॉर्म है। तो गूगल के ऊपर, जैसे गूगल के ऊपर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करता है ना, एडवर्टाइजमेंट, तो उसका गूगल पैसा लेता है, पर वो पैसा जो है ना गूगल के पास जाता है, गूगल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के पास नहीं जाता। जैसे भारत के अंदर कोई भी एडवर्टाइजमेंट करेगा, मान लो मेरे को एडवर्टाइजमेंट करना है, अधिष्ठान है इसका गूगल के ऊपर, ठीक है, तो वो पैसा जो है ना वो गूगल इंडिया के पास नहीं जाएगा, वो जाएगा गूगल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर जो कंपनी है गूगल, उसके पास जाएगा। बहुत बढ़िया है। तो मतलब क्या है कि ये टैक्स अगर इसके ऊपर लगता है एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, तो गूगल जो कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर है वहां पर जाएगा। बट ई कॉमर्स के अंदर टैक्सेशन में हमारा एक ऐसा कानून है कि अगर जब तक कोई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भारत के अंदर किसी कंपनी का, तो उसके टैक्स नहीं ले सकते। जैसे गूगल है, गूगल का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भारत के अंदर। अच्छा, गूगल इंडिया का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट है पर गूगल का तो नहीं है। समझ में आ रहा है? तो एडवर्टाइजमेंट का पैसा गूगल के पास जाता है ना, और गूगल के पास जाता है तो वो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के अंदर ही टैक्स करेगा, यहाँ पर टैक्स करेगा नहीं। अब भारत को बहुत ज्यादा इससे खुन्नस थी। भारत ने कहा कि यार ये तो बहुत गलत बात है, परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट ना होकर ये लोग हमसे क्या कर रहे हैं, हमसे आराम से ये पैसा उठा रहे हैं। तो 2016 के अंदर भारत ने एक टैक्स इंट्रोड्यूस करा, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विस टैक्स। इसके अंदर ये बोला गया कि जो भी डिजिटल एडवर्टाइजमेंट हो रहा है, चाहे से परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट हो चाहे ना हो, अगर वो 1 लाख रुपए से ज्यादा हो रहा है तो भाई टैक्स देना पड़ेगा। कितना? 6% टैक्स देना पड़ेगा। ओ माय गॉड। तो यहां पर 6% टैक्स देना पड़ेगा, इस तरह से यहां पर बोला गया। बट दिस टैक्स वॉज द इनडायरेक्ट टैक्स। ठीक है, अब ये क्या है इनडायरेक्ट टैक्स, मैं आपको इसके अंदर समझाता हूँ, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। देखो पहले क्या होता, बिफोर इक्वलाइजेशन लेवी, आप इसके अंदर गूगल के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करते थे तो आपके 10,000 रुपए का एडवर्टाइजमेंट करा तो 10,000 रुपए ही गूगल को देने पड़ते थे, क्योंकि गूगल के ऊपर हम टैक्स नहीं कर सकते, क्योंकि गूगल का परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है भारत में। आर यू गेटिंग दिस वन? तो 10,000 का रुपए का टैक्स कुछ लगता ही नहीं था, आप भी खुश, गूगल भी खुश, पर गवर्नमेंट नाराज। तो गवर्नमेंट ने क्या करा, बिफोर इक्वलाइजेशन लेवी तो आप ये देख ही रहे हैं, ठीक है, फिर गवर्नमेंट ने क्या करा, गवर्नमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी लगा दिया 6%। टोटल बिल के ऊपर मतलब अब 10,600 रुपए देना पड़ेगा। पर ये 10,600 पता है कैसे देना होगा? 10,000 गूगल को दो और 600 रुपए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को दो। अब ये तो हमारे लिए बड़ी समस्या हो गई। हम तो भैया गूगल को भी दे पैसा, गूगल को दे रहे हैं, और फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को 600 रुपए और पे करने हैं। इससे बड़े गूगल को ही हम क्या 10,600 रुपए पे कर देते, वो ज्यादा इजी था। पर इक्वलाइजेशन लेवी इसलिए इस तरह से लगाया क्योंकि गूगल के ऊपर हम टैक्स लगा ही नहीं सकते, तो हमारे ऊपर टैक्स लग गया। ठीक है, और ये 600 रुपए का टैक्स किसके किसको देना पड़ा हमको? भारत सरकार को देना था। तो मतलब कहने का मतलब ये, यहाँ पे जैसे अपन ने एग्जाम्पल तो 10,000 का ले लिया, 1 लाख से ज्यादा रुपए का अगर तुम गूगल पे एडवर्टाइजमेंट कराओगे तो तुम्हें इक्वलाइजेशन लेवी देनी पड़ेगी 6%। बहुत बढ़िया। किसे देनी पड़ेगी? तुम्हें देनी पड़ेगी। इसमें गूगल को नहीं देना है तुम्हें पैसा। जैसे नॉर्मल तो क्या होता है, आप बिस्कुट का पैकेट खरीदो, भैया कितना है बिस्कुट का पैकेट का कॉस्ट? 5 रुपए का है, तो उसमें मान लो 4 रुपए तो बिस्कुट के पैकेट का कॉस्ट था और 1 रुपए टैक्स का था, तो आप दुकानदार को 5 रुपए दे देते हो, दुकानदार वहां जाकर टैक्स जमा करा देता है। पर यहाँ पर आप गूगल को पैसा नहीं दे रहे हैं, यहाँ पर गवर्नमेंट कह रही गूगल से तो हम पैसा ले ही नहीं सकते बिकॉज परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट नहीं है इसका, हम तो तुमसे ही लेंगे 600 रुपया, और हमसे 600 रुपए इसके अंदर ले लेते हैं, राइट। तो इक्वलाइजेशन लेवी का मतलब समझ गए, इज एप्लीकेबल ओनली टू द नॉन रेजिडेंट्स कंपनी बिकॉज दे डू नॉट हैव परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, सो वी कैन नॉट टेक मनी फ्रॉम देम बट वी कैन टेक द सिटीजंस। सिटीजन से पैसा ले सकते हैं, मनी फ्रॉम द सिटीजंस। इक्वलाइजेशन लेवी इज एप्लीकेबल इफ द aggregate amount of consideration for advertisement service is more than the 1 lakh a year. Equalization levy is not applicable if the aggregate amount is below the 1 lakh. तो 1 लाख से अगर ज्यादा होगा तो ये बिल बना कर देगा आपको 1 लाख और 6,000 रुपए का, राइट। और वो 6,000 रुपए आपको गवर्नमेंट को देने होंगे, गूगल को नहीं देने पड़ेंगे, ठीक है। Early in 2016, equalization levy was introduced to tax payment for the digital advertisement services received by the non-resident company without a permanent establishment here.
इफ इट एक्सीड 1 लाख अ ईयर दिस रेट वाज इज 6%, यहाँ पे 6% ये रेट हुआ। बट अब यहाँ पर और भी चीजें हैं, जैसे अमेजोन है, एक अमेजोन इंडिया है, राइट, एक अमेजोन.इन है, ठीक है। अमेजोन.इन से तो क्या है, डॉट इन से तो आप अगर शॉपिंग करते हो तो यहाँ पर जो टैक्स का पैसा है, जो इनको प्रॉफिट होता है अमेजोन.इन को, वो पैसा किसके पास जाता है, वो जाता है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की गवर्नमेंट के पास, है ना। अमेजोन.com पे करते हैं वो हमारे यहाँ आता है बिकॉज वो अमेजोन इंडिया से रिलेटेड होता है। तो यहाँ पर हमारे कस्टमर्स ने शॉपिंग करी और टैक्स का पैसा हमारे पास आना चाहिए था, पर चला किसके पास चला गया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के पास। तो अब फाइनेंशियल एक्ट 2020 के अंदर एक चेंज करा गया। फाइनेंशियल एक्ट 2020 के अंदर ये कहा गया कि अगर मान लीजिए कोई ई कॉमर्स कंपनी, जैसे इस केस के अंदर अमेजोन.इन, अमेजोन जो है वो भारत के अंदर नहीं है, अमेजोन इंडिया भारत के अंदर है। तो जैसे कोई ई कॉमर्स कंपनी है, ठीक है, वो मान लीजिए हमारे किसी पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया उससे कुछ पैसा ले रही है, ठीक है, फॉर वन रीजन और अनदर, ठीक है, जैसे मान लो कोई कोई चीज बेच रही है या फिर इस तरह से कोई पैसा ले रही है, तो यहाँ पर उससे होने वाले प्रॉफिट को, प्रॉफिट पे अमेजोन.इन और या कोई भी नॉन रेजिडेंट कंपनी है उसको टैक्स देना पड़ेगा 2% टैक्स। ओ माय गॉड, है ना। तो फाइनेंस एक्ट 2020 के अंदर एक इंसर्ट करा गया नया सेक्शन 165A विच ऑब्लाइजेस द नॉन रेजिडेंट ई कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइडिंग ई कॉमर्स सप्लाई और सर्विसेज टू ए पर्सन रेजिडेंट इन इंडिया टू पे इक्वलाइजेशन लेवी एट द रेट 2% of the amount of considerable received or receivable by such operator from e-commerce supply or services made or provided or facilitated by it। तो उसको 2% देना पड़ेगा टैक्स। तो इक्वलाइजेशन लेवी का कॉन्सेप्ट समझे, एक तो एडवर्टाइजमेंट के लिए और यहाँ पर ई कॉमर्स वेबसाइट के ऊपर टैक्स दे रहा है। इट इफेक्टिवली एक्सपेंड द स्कोप्स ऑफ द इक्वलाइजेशन लेवी दैट इट लास्ट ईयर ओनली अप्लाई टू द गूगल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज, डिजिटल एडवर्टाइजमेंट सर्विसेज के लिए था। अब क्या हो गया, अब पूरा का पूरा ही इन्होंने क्या करा, सेक्शन ही चेंज कर दिया। आज का बहुत क्रिटिसिज्म हुआ, जो पुतिन थे उस वक्त, पुतिन ने बोला कि हम नहीं होने देंगे, ठीक है, हम इसके ऊपर क्या करेंगे, भारत के ऊपर केस करेंगे, ऐसे ऐसे पुतिन बोले, ठीक है। बट आप यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर हमारी फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला ये हमारा सोवरेन अधिकार है, यूनिलेटरल मेजर है हमारा, ये हम यूनिलेटरल मेजर नहीं है, ये हमारा सोवरेन अधिकार है, कोई और नहीं बोल सकता इसके लिए हमको, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। अभी जो बाकी के लेक्चर्स है ना, मैं आपको कल से 2 वीडियो दूंगा, दिस इज माई प्रॉमिस, कल से मैं आपको 2 वीडियो दूंगा और जिससे कि हम स्पीड अप करेंगे। और एक है ना पूरा कंबाइंड सेशन भी इसके अंदर सारे कंपाइलेशन करके आपको वीडियो दे दी जाएंगे, ठीक है। बस को प्लीज हिट द लाइक बटन, प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली, ठीक है। आज का क्लास छोटा ही है, बाकी फिर अपन कल करते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू सो मच।